जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी आदमी को कैसे कोर्ट के परिसर से गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको रिहा किया जाए। इमरान खान की रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे तो दिया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ सीधे आड़े आ गई है। सरकार के प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि अपने लाडले की गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट बहुत परेशान हो गया है। 2 दिनों तक जब पाकिस्तान जलता रहा, हिंसा चलती रही, आगजनी चलती रही, तो सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों बैठा था? सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच की लड़ाई इमरान खान के चलते और पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच में आमने सामने का युद्ध हो सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार। और सरकार मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की है तो उसके पीछे एक ही ताकत काम करती है, उसका नाम है फौज। आज मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उसके अफसरों का वह चेहरा आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको आपने अभी तक देखा नहीं होगा। भारत के साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान कोहराम से पटा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी आर्मी का है। इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर उनकी सरकार गिराने तक में पाकिस्तानी फौज ही शामिल रही। सरकारें वहां कठपुतली होती हैं और सेना की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं खड़कता। पाकिस्तानी फौज ना सिर्फ अय्याश और भ्रष्ट है, बल्कि नैतिक रूप से गिरी हुई भी है। जिस देश की जनता दाने दाने को मोहताज है, वहाँ के आर्मी चीफ और उसके मातहत अधिकारियों का यहाँ इतने मालदार हैं कि उनकी कई पुश्तें भी लुटाना चाहें तो नहीं लुटा पाएंगी, इतना माल है उनके पास। पाकिस्तान में सेना के दखल और मनमानेपन का नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी चुनी हुई सरकार अपनी 5 साल की मियाद पूरी नहीं कर सकी। वहाँ प्रधानमंत्री या तो फांसी पर चढ़ा दिया जाता है या फिर उस प्रधानमंत्री को देश निकाला दे दिया जाता है। जिसने भी सेना को आंख दिखाई उसको सरकार से चलता कर दिया गया और जनरलों ने समूचे पाकिस्तान को दोनों हाथों से भरपूर लूटा है। पाकिस्तानी फौज के भ्रष्टाचार की पूरी कुंडली खोलने से पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। 3 दिसंबर 1971, यह तारीख आपको शायद याद हो। भारत की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। तब वह पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तानी सेना वहाँ के लोगों पर अत्याचार ढा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बचाने के लिए यह युद्ध हिंदुस्तान ने किया और 13 दिन में ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान की सेना सरेंडर कर गई और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मगर जिस रोज़ युद्ध शुरू हुआ, यानी कि 3 दिसंबर 1971 को, उस रोज़ पाकिस्तानी फ़ौज को लेकर हैरान एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जिनका नाम गुल मवाज था, वो जनरल याहिया खान के पास पहुँचे। याहिया खान उस समय पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख थे, यानी कि सेना और सरकार दोनों के मालिक थे। जब मवाज वहाँ पहुँचे तो माजरा ही लगा। याहिया और उनके ठीक नीचे के ऑफिसर चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हमीद दोनों शराब के नशे में धुत थे। जब ब्रिगेडियर मवाज ने जंग की बात उठाई कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने जंग छेड़ दी है, तो याहिया खान ने कहा कि जंग की घोषणा मैंने कर दी है, मुझे जो करना था हो गया है, अब आगे का काम जनरल देखेंगे। अब आप समझिए कि देश युद्ध में है, सेना के हारने का अंदेशा है, पूरे आसार बने हुए हैं और याहिया खान को शराब की और ऐश की पड़ी हुई थी। अभी और सुनिए, उसी वक्त जिस वक्त ये बातचीत चल रही थी, जनरल याहिया खान को जापान से एक कॉल आया। दूसरी तरफ मशहूर गायिका उस समय की नूरजहां फ़ोन पर थी। समूचे पाकिस्तान में नूरजहां और याहिया खान के रिश्ते चर्चा में रहते थे। देश और जंग से बेफिक्र याहिया खान नूरजहां से उस समय गज़ल की फरमाइश कर रहे थे। देश के 2 टुकड़े होने जा रहे थे और देश का सुप्रीम कमांडर फ़ोन पर नूरजहां से गज़लें सुन रहा था। मैंने यह वाक़या आपको इसलिए सुनाया ताकि पाकिस्तानी फ़ौज और उसके चीफ की असलियत आप समझ सकें। यह सिर्फ याहिया खान की बात नहीं है, कहानी उस जनरल की भी है। उसकी करतूत भी सुनिए जो पिछले साल 2022 के नवंबर रिटायर हुआ, जनरल कमर जावेद बाजवा। याहिया खान 1971 और बाजवा 2022, इसके बीच में पाकिस्तान के जनरल, उनके अफसरान और पाकिस्तानी फ़ौज की न सीरत बदली, न सूरत बदली, न उसका चरित्र बदला। जब जनरल बाजवा रिटायर हुए तो इनके बारे में एक रिपोर्ट आई कि बतौर आर्मी चीफ 6 साल के कार्यकाल में इन्होंने और इनके परिवार ने
12 अरब 70 करोड़ रुपए की जायदाद बटोर दी है। अब सोचिए, 12 अरब 70 करोड़, बीबी बहू अपने सबके नाम अकूत संपत्ति। अब आप ये समझिए कि कितना लूटा खसूटा होगा पाकिस्तान को इस जनरल ने। में थे तो उन्होंने खुद को सीपीईसी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। कहा तो ये जाता है कि जब वो सीपीईसी के चेयरमैन थे तो उन्होंने 1270 करोड़ से ज़्यादा सीपीईसी के फंड को अपने परिवार तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर ट्रांसफ़र कराया। ये सारा पैसा हवाला के द्वारा विदेशों में अलग अलग बैंकों में जमा हो गया और जनरल बाजवा के जो रिश्तेदार हैं उनके दोनामी प्रॉपर्टीज़ में शामिल हो गए। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इस दौरान वहाँ 3 दशक से ज़्यादा समय तक सेना का शासन रहा। अब तक 4 सेना प्रमुख ने वहाँ सत्ता पर कब्जा किया और मनमाने तरीके से सरकार चलाई। जो पहला तख्ता पलट हुआ वह जनरल अयूब ने 1958 में किया। इसके बाद याहिया खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ वाली सरकारें चलाई। अगर सेना सरकार नहीं चला रही है और चुनी हुई सरकार चल रही है, तब भी आप ये समझ लीजिए कि सरकार की लगाम सेना अपने हाथ में ही रखती है। आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में फौज इतनी ताकतवर है? इसका कारण समझिए। दरअसल फौज पाकिस्तान में सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है। समूचे मुल्क में 1/3 खर्च सेना का हो। जो सेना है वो 1/3 खर्च चलाती है। इसमें सेना के लोगों की सैलरी और पेंशन भी शामिल है। अब आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ तो सेना का सारा खर्च सरकार उठाती है। पाकिस्तान में सेना कैसे वहाँ अपना खर्च संभालती है? तो सुनिए, पाकिस्तानी फ़ौज सिर्फ देश की रक्षा का जिम्मा नहीं संभालती, बल्कि कई तरह के कारोबार भी करती है। फ़ौज खेती करती है, उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, कई तरह के ठेके वो संभालती है, ड्रग्स का धंधा भी चलता है, ड्रग्स के धंधे से मुनाफा बेहिसाब होता है। और इतना नहीं, पाकिस्तानी सेना देश में, अफ़गानिस्तान में या मिडल ईस्ट में हालात ख़राब हैं, आतंकवादी ख़तरा है, यह कह कर के अमेरिका जैसे देशों से मोटा फंड लेकर के डकार जाती है और डकारती रही है। और क्या मजाल की सरकारें कुछ बोल दें, ठेठ गुंडागर्दी है। पाकिस्तान की आर्मी का जो चरित्र है, पाकिस्तान की आर्मी आज़ाद होने से लेकर आज तक जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमतों को चलाती रही है या खुद से वहाँ की सरकारें चलाती रही है, उसका कारण क्या है और पाकिस्तान की फ़ौज की असली तस्वीर क्या है, यह जानने समझने के लिए मेरे साथ 3 मेरे मेहमान हैं, जिन मेजर जनरल सिन्हा साहब हैं। के सिन्हा साहब, आपका स्वागत है सर। पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। इमरान खान की रिहाई का आदेश वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सरकार इस बात से इतना नाराज़ हो गई है कि वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने लाडले की गिरफ्तारी पसंद नहीं आ रही है। यानी कि सरकार का तंज सुप्रीम कोर्ट पर है। सरकार जब सुप्रीम कोर्ट से भी लोहा लेने को तैयार हो, तो क्या आप ये मानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी की ताकत होगी? जय हिंद राणा साहब। देखिए, जो आपने आज का डिस्कशन है उसका मेन मुद्दा है जो वहाँ की टीप जिसको कहते हैं, वो जो इदारे हैं जिसमें फौज और आईएसआई, उनके बारे में आपका डीप स्टेट के बारे में बातचीत है और ख़ास करके आर्मी फोकस्ड है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो अपना रोल अदा करना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं। वहाँ के जितने भी जजेस हैं वो वही 1% लोगों में शामिल हैं जो 23 करोड़ के अंदर में। ये मैं बता रहा था कि वहाँ पर देखिए 23 करोड़ से यदि आप पॉपुलेशन देखते हैं तो 1 करोड़ किसी भी तरीके से, चाहे वो फौज हो या उनके इदारों के, उनके या उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जिसमें आप उनका योगदान है, उनकी पकड़ है और वो इतना करप्ट हैं। तो आज हम उस करप्शन के एक जो मेन मुद्दा है, जो सेंट्रल है, उसके आर्मी के बारे में बात करें, जो इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है कि पाकिस्तान की यदि आप संरचना देखते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा, यदि आप इसके इतिहास को देखें और विश्लेषण करें, डीप विश्लेषण, तो क्यों हुआ?
जो टू नेशन थ्योरी के बाद जो ब्रिटिश यहाँ से गए और किस तरह से पाकिस्तान आर्मी को खड़ा किया और किस तरह से उनको बनाया कि इस तरह ही होगा, और आने वाले दशकों में चाहे वह 21वीं सदी के अंदर में ये रूप लेकर आएगा जिससे कि उनकी जो जियो पॉलिटिक है या जियो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस है उसको पूरा करेगा। और गर्व रखा रशिया का एक्सपेंशन और चाइना का एक्सपेंशन। तो आज जो देख रहे हैं हम उसकी एक्चुअली छवि को देख रहे हैं और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं उन सबको छोड़ करके पॉलिटिकल, और आपने जो बात की है तो मैं उसमें लेता हूं केवल बाजवा का एरा, क्योंकि अभी वो रेलेवेंट है। पाकिस्तान के इतिहास को तो आपने बहुत अच्छी तरह से बयान किया है। देखिए, बाजवा के बाद बाजवा ने जब आए हैं तो उस समय जो आर्मी के अंदर में भी बहुत फैक्शंस हैं वहाँ। आपने केवल मिलिट्री कू की जो बात की है जिसमें 4 आपने नाम बड़े हुए है, उसके अयूब को कहिए, अहिया, जियाउल हक, मुशर्रफ, इसके अलावा 7 बड़े और तख्ता पलट की कोशिश बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी बातचीत न जानते हैं लोग न करते हैं, बट जो पाकिस्तान के डीप स्टडी करते हैं उनको पता है। मगर वो नकारा हो गया। नकारा इसलिए नहीं हुआ कि दूसरों ने उनको नकारा है, उनको नकारा इसलिए हुआ कि फौज के अंदर ही इतनी फैक्शंस हैं। पहले कहे जाते थे 9 कोर कमांडर, वो हैं उनके पावर के अड्डे। तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का आपने नाम सुना होगा, जिसको इमरान खान उनके सहारे आना चाहते थे और लंबे समय में वो राज करना चाहते थे, वो उसको नकारा है बाजवा ने। वहां से जो लड़ाई है, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन तस्वीर जो है पाकिस्तानी फ़ौज और वहाँ की जो राजनीति है, राजनेता हैं, उनके बीच के रिश्ते पर रखी है सिन्हा साहब ने। मैं अपने बाकी जो 2 मेहमान हैं उनका भी तारुफ आपसे करा दूँ। शुदान सिंह साहब हैं, कर्नल साहब हैं रिटायर्ड, और हसन दुर्रानी साहब हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। दुर्रानी साहब आपका और कर्नल शुदान जी आपका दोनों का स्वागत है। हसन साहब, पाकिस्तान में जो हालात हैं, दरअसल हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं देख करके उनको भी तकलीफ़ होती है। वहाँ के माली हालात कमज़ोर हैं, समझ में आता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसा आतंकवादी संगठन वहाँ बार बार दहशतगर्दी करता है, वो भी दिखता है। दोनों पार्टियों के बीच में जो हुकूमत में पार्टी है वो, या गठबंधन कहिए वो, और इमरान खान की PTI, इन दोनों के बीच का जो टकराव है उसने पाकिस्तान को सड़कों पर ला दिया है। पाकिस्तान की जो स्थिति है, माना ये जाता है कि बिना फ़ौज की दखलंदाजी के वहाँ हालात न बिगड़ सकते हैं न वो ठीक हो सकते हैं। अभी जो मौजूदा हालात हैं उनमें फ़ौज की भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया और इतने सीजन्ड और तजर्बाकार जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ में आपने मुझे बिठाया। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मैं तो बहुत ही अभी सीखने के मराहिल के अंदर हूँ, शामिल हूँ। लेकिन बात ये है कि अभी जो आपने इससे पहले जो पूरा आपने स्टोरी जो है वो अपना एक आपने हमें मुझे सुनाई, अपने जो आपके देखने वाले हैं उनको, और दूसरा आपने बात की पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री के हवाले से। तो इस वक्त जो भी बात हुई है और उसके फ़ौरन बाद आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया, तो वो आपने जो पहले स्टोरी सुनाई और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन किया वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, मेल नहीं खा रहे, वो उसके बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ जो है वो मिलिट्री करती है, लेकिन अभी इस वक्त जो सिचुएशन हुई है, तो क्या सर मिलिट्री चाहेगी कि किसी भी मुल्क जिस तरह आप लोग कहते हैं कि इंडिया के पास मिलिट्री है, फौज है, लेकिन पाकिस्तान फौज के पास एक पाकिस्तान मुल्क है। तो अगर ये इसी सिचुएशन को अगर हम आगे लेके चलते हैं और इसी बयानिए को आगे लेके चलते हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जो एक मालिक होता है घर का, वो अपने घर को तबाह होने देगा, अपने घर को बर्बाद होने देगा? इस तरह उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बात ये हुई है कि जो कुछ भी होता है वो फौज ही करवाती है। और जैसा अभी जो आपके दुरानी साहब, एक मिनट में रोकना चाहता हूँ। घर का मालिक जो होता है, घर चलाने का अधिकार उसके पास होता है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता भी हूँ। लेकिन घर का मालिक पाकिस्तान का कौन है? वो लोग जिनको वहाँ की आवाम चुन रही है, या वो लोग जो फौज के जरिए बड़े ओहदों पर बैठे हैं? सर प्लीज सर, मुझे मेरी बात सुनो। मैं बड़ी तहम्मुल से आपकी सारी मैंने गुफ्तगू सुनी है, मुझे भी जरा थोड़ा सा बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। आखिर आप लोगों ने मुझे यहाँ से बुलाया है
तो मेरा भी पॉइंट आप ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, आपका एक वर्डिक्ट है, आपका एक बयानिया है, उसके मैं आपकी बयानी के मुताबिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका बयानी ये है कि पाकिस्तान जो मुल्क का ये स्टेट है वो बेसिकली फौज के अंडर में है और फौज ही इसको चलाती है। लेकिन साथ में आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि यार अगर इस वक्त मुल्क के अंदर कुछ हो रहा है तो ये फौज के क्या? देखें, अगर ये फौज ही सब कुछ चला रही होती तो अगर इमरान खान साहब को फौज ही लेके आई है, इमरान खान साहब को फौज ने ही उठाया है, तो अब जो सारा कुछ काम हो रहा है क्या वो फौज के कहने पे हो रहा है? नॉट पॉसिबल, ठीक है। आज शाम को आप ही के प्रोग्राम में, आप ही के चैनल के ऊपर जो है आप लोगों ने मुझे जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो मैंने वहाँ पे जो है कुछ गोशगुजार की थी, कुछ बातें गोशगुजार की थी, वो आपके रिकॉर्ड में भी मौजूद है। दोबारा मैं अगर आप कहते हैं मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा आर्मी के कहने पे चलती है। आपने यहाँ पे ये बात की है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट कभी कभार जो है वो उससे हसन साहब, लेने की एक कोशिश मिनट के करती लिए है, मैं उसके बाद इसमें दोबारा काम खराब हो जाता है। अपने मेहमान शुदान सिंह साहब को लाना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, इमरान खान साहब को आर्मी लेकर के आई, बात सही है, आर्मी लेकर के आई। इमरान खान साहब नहीं रह पाए इसलिए कि वो आर्मी के साथ, आर्मी के मुताबिक चलना नहीं चाहते थे। कर्नल शुदान सिंह, पाकिस्तान, जी मैं चाहता हूं कि आप ही बोले, मैं कम बोलूं। जी जी जी, देखें मैं बात सुने, देखें जो चीज़ सही है वो मेरे सारे आंखों पे, ठीक है। जो चीज़ गलत है वो डेफिनेटली मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। इमरान खान साहब अगर हटाए गए हैं इसलिए नहीं हटाए गए कि उनकी आर्मी के साथ अनबन होगी। इमरान खान साहब अपनी नाअहली की वजह से हटाए गए हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं तो 3-3.5 साल के अंदर जो कुछ एक दुश्मन मुल्क, कोई भी दुश्मन मुल्क हो, कर्नल शुदान सिंह, इमरान खान अपनी नाकाहिली की वजह से हटाए गए, आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, इमरान खान इसलिए हटाए गए क्योंकि वो आर्मी के व्यूज से उनके व्यूज डिफरेंट होने लगे थे। बिकॉज कोई भी राइट थिंकिंग प्राइम मिनिस्टर आर्मी के व्यूज के साथ पाकिस्तान में सहमत नहीं हो सकता। जो एक देश प्रेमी होगा या राष्ट्र के निर्माण में जिसका इंटरेस्ट होगा वो वहां की आर्मी से ताल्लुक नहीं रख सकता। और एक और इनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि जब आर्मी को हम उसका मालिक बता रहे हैं तो आर्मी क्या ये चाहेगी? आर्मी ने जानबूझकर के पाकिस्तान में ये ड्रामा कराया इमरान खान के अरेस्ट का, क्योंकि इस वक्त वहां की आर्मी, वहां के जनता का जो ध्यान है वो वहां की जो गरीबी और जो भुखमरी है उससे हटाना चाहती है। इस तरह की सेंसेशन करके वहां की आर्मी वहां की जनता को कुछ दिन के लिए उनका एंटरटेनमेंट करके उनका ध्यान वहां से हटाती है। और जो कुछ भी आज हालात पाकिस्तान के हैं वो केवल वहां की आर्मी के कारण हैं। वहां की आर्मी ने राष्ट्र के निर्माण के स्थान पर वहां के देश को पूरा आतंकवादी की फैक्ट्री बनाया है। वहां के जो नौजवान हैं उनको मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई और उनको अफगानिस्तान में भेजा गया। और उसके बाद जब वो नौजवान बेरोजगार हो गए तो देश में चारों तरफ अनरेस्ट फैला रहे हैं। इसलिए पूरे देश शुदान का साहब, attention मैं दरअसल मैं पाकिस्तान की फौज की जो असली तस्वीर है, उसका जो चरित्र है, मैं वहीं रहना चाहता हूं। अभी जनरल सिन्हा ने एक आदमी का जिक्र किया था, जनरल फैज़ हमीद को आईएसआई चीफ इमरान खान ने बनाया था। जब इमरान खान ने किसको हटवाया था? आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर जिनके पास आज पाकिस्तान की फौज की कमान है, आसिम मुनीर को हटा करके फैज़ हमीद को इमरान खान ने आईएसआई के चीफ बनाया। लेकिन जब टकराव शुरू हुआ बाजवा के साथ तो बाजवा चाहते थे कि नदीम मंजूम को ले आऊं और फैज़ हमीद को हटाऊं, क्योंकि फैज़ हमीद के जरिए इमरान खान अपनी हुकूमत को अगले चुनाव में भी बना कर रखना चाहते थे। फैज़ हमीद उनके अपने भरोसेमंद ऑफिसर थे। लेकिन टकराव जो शुरू हुआ बाजवा और इमरान खान के बीच में, तो फैज़ हमीद को आईएसआई से हटाया गया, नदीम मंजूम को लाया गया। नदीम मंजूम वो आदमी हैं जो जनरल के साथ यानी बाजवा के साथ उस रात गए थे जिस रात इमरान खान ने वोट कराने से पार्लियामेंट में इनकार कर दिया था। उसके बाद वोटिंग क्यों कराई गई थी, मुझे लगता है कि इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। एक बड़ा सच यह है कि पाकिस्तान का दुश्मन हो या दोस्त, बाहरी दुनिया में जितने भी उसके संबंध हैं सेना मुख्यालय से तय होते हैं। मेरे पाकिस्तान के मेहमान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो ढांचा तैयार हुआ, वहाँ जमहूरियत जिस तरीके से उसकी नींव रखी गई वो इतने गलत तरीके से रखी गई कि पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा वहाँ चुनी हुई सरकारों को गिराने या फिर उनको अपने शिकंजे में रखने की कोशिश करती है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें वहाँ काम नहीं करती हैं। विदेश नीति, रक्षा नीति, इन सब में फ़ौज का दखल रहता है। आप ये बताइए कि 75 साल हो गए, मेरा हमद साहब बस एक जवाब बताइए,
75 साल हो गए, एक सरकार चुनी हुई अपनी पूरी मियाद 5 साल की पूरी कर जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, मैं समझा था आप किसी और से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी लंबा था। मैं समझा शायद आप डिस्कशन कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, मैं आपने कहा सिर्फ 75 साल। जी, आपने कहा 75 साल में। तो जी। देखिए, ये बात आप ही के चैनल के ऊपर मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये कुछ हमारी चक्की खराब थी, कुछ हमारे दाने खराब थे, ठीक है? और जब आपकी चक्की भी खराब हो और दाने भी खराब हो तो आटा आपको कभी अच्छा नहीं मिलता। ये मैंने एक मुहावरा आपसे बात जी। की है। लेकिन बात ये है कि अगर अब इस वक्त इमरान खान साहब को अगर यहाँ से हटाया गया है, वो प्योरली उनकी परफॉर्मेंस बेस है। अभी ये जो अपना सिंह साहब ने जो बात की है, या आपके चीफ एडिटर साहब जो बात कर रहे हैं, बात ये है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, ठीक है, वो आपके अपने रिसोर्सेज हैं। देखिए, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ पाकिस्तान के अंदर, और आप ही की तरह का मैं भी एक कलम मजदूर हूँ, ठीक है, और मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं भी अपनी चीज़ें कलेक्ट करता हूँ। लेकिन बात ये होती है कि जब आप कुछ चीज़ों सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू लेनी शुरू कर देंगे, वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अरे सर, सोशल और अगर मीडिया आप के ये जरिए तो नहीं, सोशल मीडिया में पाकिस्तान के जितने पत्रकार हैं, आपकी सड़कों पर घूमते हैं, शहरों में घूमते हैं, कस्बों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, वहाँ लोगों से बात करते हैं। असलियत तो जमीन पर दिखते हैं ना साहब। मैं और आप कमरे में बैठ करके पाकिस्तान को समझ सकते नहीं है। ये चीजें पाकिस्तान में मुझे आपके सर, मैं 2 मिनट की आगजनी है, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों पर गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, ये हालात खराब नहीं है? मैं गुफ्तगू सर, मेरी गुफ्तगू मेरी बात सुन लें, मेरे भाई मेरी बात सुन लें। मैं एक प्रैक्टिकल सहाफ़ी हूँ, ठीक है, और मैं सर 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट बोलिए सर। टॉप सुन ले, मैं पाकिस्तान के एक टॉप रेटेड टीवी चैनल पर, जैसे आप एक टॉप रेटेड टीवी चैनल पर बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं वहाँ पे सीनियर प्रोड्यूसर हूँ करंट अफेयर्स प्रोग्राम का जी। तो मेरे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है तो मेरी फील्ड रिपोर्टर्स होती है, मेरी पूरी टीम होती है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि मैं वीलॉगर्स की तरह, जिनको सिर्फ आप सुनना पसंद करते हैं, सिर्फ उनकी तरह ये सड़क पे खड़े होकर कैमरा लेके बात कर रहे होते हैं। मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। और ये जो जैसे आपके यहाँ पे चीफ एडिटर साहब बैठे हुए हैं, वो एक प्रैक्टिकल आदमी है, नीचे से चल के ऊपर तक आए हुए हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान के रेंजर्स ने जिस तरीके से घेराबंदी की थी, जिस तादाद में वो लोग थे, यह भी दिखाया जाए। एक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि अदालत के कैंपस के भीतर से आप एक पूर्व प्रधानमंत्री को खींच के ले जाते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती है? क्या अदालत के भीतर कोई आदमी खड़ा है अपनी सुरक्षा के लिए, वहां खड़ा नहीं हो सकता है? आप किस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? शर्म नहीं आती, किस तरह की नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सर दुरानी साहब सर देखिए, सिन्हा साहब, मैं चाहता हूं कि आप आए। कुरशिना साहब, सर देखिए, हमें भी दुरानी साहब 1 मिनट, जनरल सिन्हा को आप बोलने दीजिए 1 मिनट के लिए। बात कर रहे हैं। और देखिए दुरानी साहब, थोड़ा सुनने के हम लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स की पढ़ते हैं, हम लोग भी जियो स्ट्रेटेजिक्स को समझते हैं, फौज को समझते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये आप बताइए कि आपकी फौजी फाउंडेशन है जो, उसकी $1000 बिलियन की अपनी सैनिटरी नैपकिन और से लेकर के पेट्रोलियम तक जितने खदाने हैं उनमें उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका नेशनल कैरियर ग्रुप जिसकी बात कर रहे थे राणा साहब पहले, जो आपके कैरियर ग्रुप है, वो आर्मी के नाम के कि हम क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, पूरे आपका बर्जस्व नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बर्जस्व नहीं है। आप जो आपके बाजवा साहब हैं, क्या उन्होंने अपने में ये इमरान खान के हुकूमत के दौरान उन्होंने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मीटिंग करके और किसी भी नेता को आने नहीं दिया? फॉरेन पॉलिसी का जो पूरा है, ये चाहे वो चाइना के साथ या अमेरिका, वो मुकर्रर नहीं करती। फौज का ये जो काम है, ठीक है, आपका काम है एक्सटर्नल। जनरल सिन्हा, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। जनरल सिन्हा ने पाकिस्तान की फौज जो करती है उसके बारे में बताते हैं। आपको, हमको लगता है कि हमारी फौज जो है वो सिर्फ डिफेंस का काम करती है, सरकार जो है सैलरी देती है, बाकी बंदोबस्त करती है। लेकिन पाकिस्तान का जो टॉप 5 बैंक्स हैं, एक अस्करी बैंक है, दुरानी साहब भी जानते होंगे। इस बैंक को सेना चलाती है, पाकिस्तान के टॉप 5। सर मुझे एक बार बोलने दीजिए। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रियल एस्टेट, इसमें पाकिस्तानी फौज मेगा प्लेयर है। पाकिस्तान में सेना ने सरकारों से बेहिसाब जमीन डिफेंस रेजिडेंशियल अथॉरिटी के नाम पर ले रखे हैं।
सरकार मुफ्त में देती है और इन ज़मीनों को सेना आम लोगों को भारी प्रीमियम पर बेचती है। क्या धांधली नहीं है ये? राजधानी इस्लामाबाद में रक्षा आवास प्राधिकरण जो डिफेंस का है, डिफेंस के लिए जो अथॉरिटी है 16,000 एकड़ में फैला हुआ है। कराची में 12,000 एकड़ ज़मीन अथॉरिटी के पास, रेसिडेंशियल अथॉरिटी जो है पाकिस्तानी फ़ौज की। एक किताब है सर दुरानी साहब, मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, क्रॉस सोर्ट्स पाकिस्तान, इट्स आर्मी एंड द वॉर्स विद इन। इसको शुजा नवाज ने लिखा है, पढ़ेगा। उस किताब में पाकिस्तानी सेना के जनरलों की ज़मीन हड़पने की ऐसी घटनाएं दर्ज हैं कि किसी को भी वो हैरत में ला दें। फ़ौज आपकी खेती करवाती है, चावल गेहूं बेचती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसके, आर्मी के अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, वो ये बताती है कि आर्मी जो है दुनिया की और देश की सबसे प्योर इंस्टीट्यूशन है। ये अंदर भी देश की हिफाजत करती है, बाहर से मुल्क को बचाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो जनरल सिन्हा कह रहे हैं दरअसल वो सही कह रहे हैं। जनरल सिन्हा पाकिस्तानी फ़ौज को लेकर जो उसका नेचर कैरेक्टर है, जब कोई जनरल आता है, जनरल के नीचे के जो मातहत होते हैं, वो एक अलग तरह की टेरिटरी बनी हुई है जिसका अपने फ़ायदे से ज़्यादा सरोकार है पाकिस्तान की बेहतरी के मुकाबले। देखिए राणा साहब, एब्सोल्युटली आप उसी को नेल के ऊपर में आप हैमर चला रहे हैं, जो सच्चाई है। और मैं इनको भी नहीं कहता दुरानी साहब को कि क्योंकि वो डिफेंड करेंगे और नेशनलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। सच्चाई है। और देखिए दुरानी साहब, मैं आपके पाकिस्तान की फौज और आपके तकरीबन 75 ऑफिसर्स को मैंने एज ए ऑफिसर लीड किया है यूएन मिशन के अंदर में। मैं उनका बॉस रहा हूं और मेरे भी बॉस पाकिस्तानी के एक दो जनरल रहे हैं। तो और मैं उनके साथ, तो मैं वो हमें बताते थे यूएन के अंदर में किस तरह से पाकिस्तान, क्योंकि उन जगहों में हमें एक्चुअल चरित्र दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए राणा साहब, जो पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट इस मामले में करता हूं। ठीक है, उनके फॉल्ट लाइंस बहुत होंगे, उनकी जो लोअर लीडरशिप है, खास करके जेसीओ एनसीओ के जो बैड एक्शंस करते हैं, वो बहुत प्रोफेशनल्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, भले हमारे एडवर्सरीज हों। मगर ये सच्चाई है राणा साहब, और इसलिए मैं इसको बोलने में मैं हिचकता नहीं हूँ। मगर जितने भी फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान के अंदर में आपको आज दिखते हैं, उसके पीछे सेना है और कोई नहीं है। ये डीप स्टेट है, ऐसा ही है। ये काम करते हैं चाहे वो अमेरिकन के लिए इन जब आप अफगानिस्तान के अंदर में, आज वो चाइना के लिए सीपैक के लिए काम कर रहे हैं। ये एजेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, वो अपने देश को बचा रखेंगे। आज के दिन जो चीज़ भी हो रही है, वो हो रही है किसी के सह पे, और सेनाएं वही करती हैं इन गार्ब ऑफ दैट। और ये आपको लगेगा, और ये इतने उस्ताद हैं। असीम मुनीर साहब 4 दिन के दौरे के बाद चाइना से वापस आए, उनको मिला है कि किस तरह से 2.5 फ्रंट इंडिया के साथ खोल के रखना है, कैसे अपने अंदर चलाना है। और जो प्रॉक्सी से, क्योंकि कियानी साहब के बाद आने के बाद, देखिए राणा साहब, आपने मुशर्रफ के बाद जब कियानी आए हैं, उन्होंने एक चीज किया कि डायरेक्ट टेक ओवर नहीं करेंगे। ये इनकी डीप प्लानिंग है और ये इसी तरह चलेंगे, बाय प्रॉक्सी इनको कंट्रोल करना है। तो अभी वो दिखा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना पसमंजर, आप देख रहे हैं पंजाब पाकिस्तान के अंदर चलता हुआ, ये पसमंजर ये नहीं है कि उन्होंने एक कोई ड्रामा स्टेज किया है। उन्होंने एक जिन को खड़ा किया था और एक पॉलिसी थी बाजवा की। पहले पाकिस्तान में 2 मेजर पार्टियां होती थी, पीपीपी और पीएमएलएन, जिसको हम देखते हैं। उन्होंने एक थर्ड ऑप्शन में इमरान खान को लाया था और ये कहा था कि ये प्ले बॉय है, ये वेस्टर्नाइज्ड है, ये और ये इसकी एक इमेज है, पॉपुलैरिटी है, और हम बड़े आसानी से ये करेंगे। ये जिनको लाया था, मगर इमरान खान इनके भी सवासेर निकले, क्योंकि उसकी एम्बिशन है, बॉल टेम्परिंग करने की आदत है। और उसके कारण बाजवा की वो जो पॉलिसी है, जो आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की हर जो हम कहते हैं कि बिखरने का जो मुद्दा है, जो कुछ सालों में होता, उसको आज इमरान खान उस भले वो कह दें कि हम जमहूरियत, हकूक़ी की आज़ादी की लड़ाई कर रहे हैं, बाहर की तारीखें कर रहे हैं, बट ये नियो नाजिज्म का एक जो 21st सेंचुरी का डेमोक्रेसी के अंदर में फेज, जिसको आप देखते हैं, वहाँ पर भी अमेरिका के अंदर में कैपिटल हिल के ऊपर में जिस दंगे फसाद, या श्रीलंका के अंदर में,
मगर वहां पर इस तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकी फितरत है। ये यहाँ पर वो तंजीमें हैं जिसमें तहरीक तालिबान भी उसका एक हिस्सा है। आज दुरानी साहब, भले हमारी बात ना माने, ये आपको निगल जाएंगे ये लोग। आप डिफेंड कर रहे हैं, आप नेशनलिस्ट हैं, आपको मैं सपोर्ट करता हूं आपके व्यू को, मगर सिन्हा साहब आपके बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। आपने जितनी बातें कही हैं दुरुस्त फरमाया आपने। वक्त की कमी है। कर्नल सुदान सिंह, चलने से पहले एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में अभी जो हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने को कहा है, सरकार सुप्रीम कोर्ट पर तंज कस रही है, फौज जो है वो वेट एंड वॉच स्थिति में है। इस हालत को आप कैसे देख रहे हैं? इमरान खान की रिहाई है या फिर पाकिस्तान में हालात और बेहतर हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि जनरल साहब ने कहा है, आर्मी वहां टेक ओवर नहीं करेगी, मगर इस तरह के हालात जो पाकिस्तान में हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन काफी पहले से थी, क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस जब से चल रहा है, पाकिस्तान की जनता अनरेस्ट में थी और उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने ये इमरान खान के साथ जो वाकया किया है, ये बड़े कैलकुलेशन के साथ किया है और इसके साथ उन्होंने पूरी प्रिकॉशन ली है कि कैसे इसको पूरी को कंट्रोल में रखा जाए। तो ये सब एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी के दौरान वहां की आर्मी ने किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त से यही कहना चाहता हूं कि अपने देश में अवेयरनेस लाएं और देश की जनता को अवेयर करें कि किस प्रकार से सर ये चर्चा जो है अहम मोड़ पे है। मैं चाहता हूं कि 10 मिनट में बढ़ा लूं अपने शो को, इसलिए कि कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हिंदुस्तान के लोगों को भी जानना चाहिए। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, फ्रंटियर वर्क्स, ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये दर्जन भर ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो पाकिस्तान में वहाँ की फौज चलाती है। जैसे हमारे यहाँ समझ लीजिए कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, बीएचईएल, इस तरह की कंपनियाँ जो हैं सरकारी, ऐसी सरकारी कंपनियाँ पाकिस्तान में आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी सेना के जी सर, मैं 1 मिनट के लिए आना चाहता हूँ। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पाकिस्तान में आर्मी चला रही है जी, हमारे देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्रॉफिट देश की जनता के लिए जाता है और राष्ट्र निर्माण में काम आता है। एग्जैक्टली ढांचे में दिक्कत है। दुरानी साहब, मैं आपको लाऊंगा, लेकिन आप जरा सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें शायद आपको भी ना पता हो, हमें पता रहती हैं। उनकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो रिटर्न्स हैं, वो वहां पर देश के निर्माण में सर, मैं करप्शन की बात करना चाहता था 1 मिनट के लिए कि पाकिस्तानी सेना, एक करप्शन पर रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौज के अफसरों को कम वेतन मिलता है। अभी हमारे जनरल साहब थे, कहते थे कि प्रोफेशनल आर्मी पाकिस्तान की, मैं सल्यूट करता हूं, ये एक आर्मी के ऑफिसर का एक बेहतरीन आर्मी की खातिर इज्जत है। और रिपोर्ट भी कहती है कि वहां वेतन मिलता है, मगर भ्रष्टाचार इसलिए नहीं होता है, इसलिए होता है कि सिस्टम करप्ट है। सेना का 3 स्टार का जनरल भी पाकिस्तानी रुपए में अरबपति होता है। उसे रिटायरमेंट के बाद न सिर्फ रेजिडेंशियल बल्कि कमर्शियल लैंड भी बहुत कम दाम पर मिलते हैं। सेना के इस तरह के धंधे में कभी कोई जांच नहीं होती। पिछले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनका जिक्र मैं ऊपर कर रहा था, जब वे पिछले साल नवंबर में रिटायर हुए तो अपने आखिरी संबोधन में देश की राजनीति में पाकिस्तानी सेना के हस्तक्षेप को स्वीकार किया था। उन्होंने साफ कहा था कि दशकों तक सेना ने राजनीति में अवैध तरीके से इल्लीगली दखल रखा है, अब ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि एक बार बाजवा को सुनाऊं, उसके बाद फिर मैं बात करता हूं दुरानी साहब। फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। दुरानी साहब, दिक्कत ये है, आर्मी का मुखिया जब रिटायर हो रहा है तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान की हुकूमत में वहाँ की फौज का दखल रहा है, आइंदा से नहीं होगा। इस बात की क्या गारंटी आइंदा से नहीं होगा? पाकिस्तान की आवाम जो सड़कों पर है वह भी तो इन्हीं लोगों से पागल हुई पड़ी है। देखिए, ये 2 अलग अलग चीजें हैं।
जो आर्मी, जो बाजवा साहब ने बात की थी अपनी रिटायरमेंट के मौके पे, जो उन्होंने अपना फेयरवेल के मौके पे जो उन्होंने तकरीर की थी, वो एक अलग चीज़ है, और इस वक्त जो सड़कों के ऊपर लोग मौजूद हैं वो एक अलग चीज़ है। देखें, ये जो लोग हैं इनको पिछले 10-15 साल से मुसलसल इन लोगों को एक ही चीज़ इनके दिमाग में डाली जा रही है कि आपने अपने हक के लिए फौज को भी तबाह कर देना है, और उन्होंने अपने हक के लिए आपने अपने मुल्क को भी तबाह कर देना है। अपने हक के लिए, देखिए, इंतहा से ज़्यादा जब आप किसी आदमी को नेगेटिविटी जब उसके अंदर आप भरना शुरू कर दोगे तो उसका रिजल्ट यही होगा। सर, आज एक जनाजा मैं खुद पढ़ के आया हूँ, मेरे करीबी रिलेटिव्स के अंदर एक बच्चा, 20 साल का बच्चा, जो कि सिर्फ और सिर्फ यही स्लोगन सुन के कि अपने हक के लिए लड़ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, और लीडर जो है, जो जिसकी आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए वो बंदा वो मर गया, ठीक है, और आज उसको दफनाया गया, उसका जनाजा पड़ा है। क्या, मुझे एक बात बताएं, मुझसे ज़्यादा दुखी कौन होगा इस चीज़ के ऊपर? मुझसे ज़्यादा कोई बंदा दुखी नहीं होगा। मैं इस मुल्क में रहता हूँ, यहाँ की सारी चीज़ों को मैं खुद फेस करता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, मुझे पता है मैं उनकी तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए किस तरह परेशान होता हूँ या मैं क्या कुछ करता हूँ। लेकिन बात ये है, जब मैंने आपको पहले एक बात कह दी है कि कुछ चक्की खराब होती है, कुछ दाने खराब होते हैं, इसी तरह लाजम नहीं होता। पाकिस्तान में क्या खराब है, चक्की या दाना? सुन ले, देखे, कुछ चक्की खराब होती है, कुछ दाने खराब होते हैं, कुछ सिस्टम खराब होता है, कुछ लोग खराब होते हैं। मेरा अब इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कभी सिस्टम, कुछ सिस्टम खराब होता है, कुछ लोग खराब होते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 100 में से अगर 10 आदमी खराब हैं तो बाकी 90 भी खराब होंगे। 90 आदमी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर 10 आदमियों की वजह से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दरअसल तो भाई, मैं जब कभी भी किसी मुल्क का सिस्टम, सुन ले सर, सुन ले, उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी की पूरी कौम करप्ट हो गई है, पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। देखिए, जब भी आप बीमार होते हैं, आपको अगर आपका बॉडी पार्ट अगर कहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आपकी बॉडी ठीक है तो आपके सारे ऑर्गन काम करेंगे। बॉडी ढांचा है, सिस्टम है। पाकिस्तान में सिस्टम खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान के सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश कई तरह की तंजीमें करती रही हैं, कई इदारे भी करते रहे हैं। सर, दिक्कत वही है ना। मेरे बाकी 2 मेहमान हैं सर, मैं आना चाहता हूं, कुछ चीजें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। नहीं कर रहे सर, मुझे आपसे सहानुभूति है, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, हिंदुस्तान के लोगों को उस पर, उनको भी तकलीफ होती है। कोई भी पड़ोसी बेहतर हालत में रहता है तो दूसरा पड़ोसी जो है वो भी सुकून से रह सकता है, क्योंकि उसके यहाँ आतंकवादी वारदात नहीं होंगे, उसके हमले नहीं होंगे। वहाँ के पाकिस्तान को एक बात हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा, अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग मुल्क होगा, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मुल्क होगा, उसका सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा। क्यों? क्योंकि आप, इंडिया और पाकिस्तान की पहली आपस में ऐसी जुड़ी हुई है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी तरह कमजोर होता है तो ला मुहाला इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो पाकिस्तान जितना, सर, हम तो ऐसे भी जितना खाएगा पिएगा, जी, हम सतर्क हो जाते हैं, हमारी फौज सतर्क हो जाती है, हम अपने बॉर्डर को देखने लगते हैं, पाकिस्तान की तरफ क्या हरकत हो रही है उस पर हमें नजर जाने लगती है। पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर का जिक्र आया, रक्षा मंत्रालय, अगर मैं रक्षा कह रहा हूं तो आप ये समझिए कि उसको भी सेना चलाती है। अफसरों और जवानों के लिए, मैं सिन्हा साहब से और सिंह साहब से अभी बात करूंगा, अफसरों और जवानों के लिए 4 ट्रस्ट चलते हैं वहाँ, मिलिट्री फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और बहरिया फाउंडेशन। जो पहले 3 हैं वे रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के वेलफेयर के लिए, और बहरिया फाउंडेशन जो है वो देश में रिटायर्ड नेवी के लोगों के वेलफेयर का काम करता है। एक क्रेडिट स्विस की अक्टूबर 2021 में रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कम से कम 25 रिटायर्ड ऑफिसर्स के स्विस बैंक में खाते हैं। इन खातों में करीब 80,000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जमा है। इसमें ISI के पूर्व चीफ अख्तर अब्दुल रहमान खान का खाता भी शामिल है। उनके खाते में 15,000 करोड़ रुपए जमा है। उनके अलावा दूसरे आर्मी ऑफिसर्स के भी खाते हैं स्विस बैंक में और बाकी दूसरे विदेशी बैंकों में। पाकिस्तान के अफसरान आर्मी के अगर 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए कमाते हैं, बाहर के बैंकों में पैसे हैं, पाकिस्तान को ही तो लूटा है, वहाँ के लोगों को तो लूटा है। पाकिस्तानी आर्मी क्वेटा कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा, जिनका नाम आपने सुना होगा हाल में करप्शन में, उनको जनरल पापा जॉन्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो पॉपुलर पिज्ज़ा चेन है पापा जॉन में,
उनके परिवार के मेंबर्स के नाम पर लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निवेश है। कितना? 22,000 करोड़। आर्मी के अफसर, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ अशफाक परवेज कयानी, जिनका नाम सिन्हा साहब ले रहे थे, उनके 2 भाई 15,000 करोड़ रुपए के इस्लामाबाद के हाउसिंग घोटाले में शामिल थे। 15,000 करोड़ के घोटाले में कियानी साहब के भाई। 1980 के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिका से अफगान मुजाहिदीन लड़ाकों को मिलने वाली जो फाइनेंशियल एड थी, ज़्यादातर उस समय के आईएसआई के जो चीफ थे असद दुर्रानी, उन्होंने निजी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। दावा यह किया जाता है कि दुर्रानी ने अफीम उत्पादन के कारोबार में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के एजेंट को शामिल किया। बाद में जांच के दौरान असद दुर्रानी के स्विस खाते में 2,000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति मिली। अगर ये बेहिसाब संपत्ति देश के बाहर आपने लगा रखा है तो ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का आम आदमी दाने दाने को मोहताज है। दूध के दाम, रोटी के दाम, सब्जी के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हालात नाजुक हैं। एक आतंकवादी संगठन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो लगातार हमले करता है और अब पाकिस्तान के भीतर खून खराबे हैं वहाँ के हालात को लेकर के, हुक्मरानों के बीच की लड़ाई को लेकर के और पीछे से सेना को लेकर के। ये कहानियाँ हैं। सिन्हा साहब, मैं ये मानता हूं कि किसी भी मुल्क की बुनियाद अगर दुरुस्त नहीं है तो उस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा होने में या तो वक्त लगता है या फिर वो पाकिस्तान की तरह लगातार लड़खड़ाता रहता है। पाकिस्तान की बुनियादी जो दिक्कत है, क्या कभी फौज वहां से हट पाएगी? फौज अपने दायरे में रह पाएगी? वहां जमहूरियत आएगी? लोगों के लिए चुनी हुई सरकारें काम कर पाएंगी अपनी मर्जी से? देखिए राणा साहब, आपने एक मौलिक क्वेश्चन पूछा है कि क्या फौज का वजूद जो आज के दिन में सेंट्रलिटी है पाकिस्तान के अंदर में, वही सर्वे सर्वा ये रहेगी, ये बरकरार रहेगी, या अरब स्प्रिंग की तरह आज का जो मूवमेंट है उस तरह से कोई बदलाव आ जाए और आर्मी का जो एक्चुअल काम है इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल, सर्टेन एक्सटेंट उस पर जाएगी। देखिए, ये पाकिस्तान की आवाम जो 23 करोड़ की आवाम है उसमें से 1% है जो कि एक्चुअली यहाँ के हुक्मरान है। सारे इदारे इंक्लूडिंग जो जजेस हैं उसमें बिलोंग करते हैं, मगर ये अलाइन है बाहर की ताकतों से, और दोनों ताकतें जिसके अंदर में पाकिस्तान आर्मी ने बड़े बेवकूफ़ी से अपना पैट जमाया हुआ है। जो अमेरिका इनको सोचता है एज ए फ्रंटलाइन स्टेट यूज़ करता रहा है और इनके साथ किया है, जो कि $30 बिलियन तो केवल इनको मिला है मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए, $32 बिलियन। इसके अलावा जो चाइना का जो CPEC का प्रोग्राम है जिसमें $62 बिलियन, तो ये दोनों ही ये जानते हैं कि यदि आर्मी नहीं रही सेंटर में, चाहे वो प्रॉक्सी से रहे या किसी से रहे, और आज के दिन में इसलिए ये आर्मी बरकरार रहेगी क्योंकि ये जियो स्ट्रैटेजिक रियलिटी है साउथ ईस्ट एशिया की। इसके तहत ही वो इस इलाके में पहले करना चाहते हैं जहां फेल हो गए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की पूरी लड़ाई जो अमेरिका ने लड़ी अपने 2001 से लेकर के उनको यूज किया, रशिया को तोड़ा जी। रशिया ऐसे यूएसएसआर, नॉट रशिया, यूएसएसआर ऐसे मुल्क को तोड़ा है। तो कौन सा अल कायदा इनका क्रिएशन है? इनका क्रिएशन नहीं, ये क्रिएशन है पाकिस्तान आर्मी की, और उसने रशिया ऐसे मुल्क को तोड़ा है। तो उनके बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक के पार्टनर्स हैं, एसेट्स हैं। चाइना इनको यूज कर रहा है। देखिए आप, चाहे वो गोदार बना रहा है, इन्होंने पूरा बेच दिया। वहां पर आप आर्मी के जनरलों के कारने में पढ़ें, पूरा CPEC जो 2700 किलोमीटर से भी ज्यादा है, पूरे लैंड 300 एकड़ लैंड, ये पूरे आर्मी के सूबेदार से लेकर के बड़े जनरलों के पास में है। तो ये जो फेडरल कहते हैं ना, फेडरल सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ आर्मी का चेहरा है, ये पाकिस्तान के इनको भी पता है। ये भले ना बोले आपके टीवी चैनलों में, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इनको हकीकत पता है। जो आप देख रहे हैं ना, आसिया बीबी, अभी आप जिनकी जब ये नहीं, जो ये बुसरा बेगम वाली हैं, और आपने एक बड़ा अच्छा जो बताया किस तरह नूरजहां को यूज, तो वो एक वो बीवियों की कहानी है, वो अलग ही है, वो एकदम शामिल है, वो बातचीत नहीं होती। सर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं सिंह साहब के पास और दुर्रानी साहब के पास आऊँ। सर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि सिंह साहब जो जनरल सिन्हा जो कहानी सुना रहे हैं, ये कहानियाँ एक तो करप्शन की हैं और एक नूरजहां की तरह की कहानियाँ हैं।
जो अलग तरह की है। ये कहानियाँ आप सुनते रहिए। ये जो लोग हैं माफिया नहीं हैं, गैंगस्टर्स भी नहीं हैं, आतंकवादी भी नहीं हैं, पाकिस्तानी सेना के अफसरान हैं। हाल ही में पनामा पेपर्स लीक में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफात शाह की लंदन में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था। राष्ट्रपति के रूप में परवेज मुशर्रफ के दौरान जब वो राष्ट्रपति थे, शफात शाह दूसरे इन कमांड अधिकारी थे। उनकी और आईएसआई के फॉर्मर चीफ मेजर जनरल नुसरत नईम की 2,700 करोड़ रुपए की ऑफशोर कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, यह बात सामने आई। पाकिस्तानी सेना पूरे देश में पेट्रोल पंप का चेन चलाती है। रिटायरमेंट के बाद सेना के अधिकारी होते हैं, वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके पेट्रोल पंप अपने नाम करा लेते हैं। बल्कि अपना नाम छोड़िए, वो अपने रिश्तेदारों के नाम भी पेट्रोल पंप करवाते हैं, उनको दिलवाते हैं। अब बताइए कि ज़मीन भी आप लेंगे, पेट्रोल पंप भी आप लेंगे, तमाम तरह की कंपनियां चलाकर मुनाफा भी आप कमाएंगे। अभी सिन्हा साहब जो कह रहे थे कि एक फ्यूडल सिस्टम ऑफ आर्मी है, वो एक अलग तरह की कहानी आपकी है। ड्रग्स के धंधे से करोड़ों का कारोबार करते हैं आप। अमेरिका जैसे देशों से जो फंड आता है उसको आप डकार जाते हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान के भीतर एक अलग तरह का सिस्टम खड़ा किया है। वो फ़ौज के भीतर, फ़ौज के दायरे में जितने भी लोग हैं उनको तो वो बहुत बढ़िया से रखती है। वो मालदार हो जाते हैं और उनका दायरा ऐसा है कि उसमें बाहर से कोई दखलंदाजी होगी नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो 22 करोड़ का मुल्क है, वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। एक नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान आज की तारीख में खड़ा है। चलने से पहले मैं कर्नल साहब आखिरी नोट पे आपकी बात सुनना चाहता हूँ। आप कहना आज के पाकिस्तान को देख करके आप कहना क्या चाहते हैं, फिर दुर्रानी साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, मैं दुर्रानी साहब से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अभी तक फ्यूडल सिस्टम लागू है। वहां पर हजारों एकड़ जमीनों के मालिक वहां के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। वो जो पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म होने चाहिए थे जी, और उसके द्वारा जमीन जो बंटनी चाहिए थी वो नहीं बटी और जमीन का प्रॉपर वो नहीं हुआ है। इसी प्रकार के पाकिस्तान आर्मी जब से वहां पर आजादी आई है, पाकिस्तानी आर्मी वहां के फ्यूडल लॉर्ड की तरह जम गई है। वो सामंत शाही जैसे राजा नवाब होते हैं, वहां के जो आर्मी अफसर हैं या आर्मी का जो नजरिया है वो इस तरह का है कि जो वहां के पाकिस्तान की वो मालिक है। इसीलिए पाकिस्तान के पूरे जो जिससे फाइनेंशियल रिटर्न आ सकती है जिन इंस्टीट्यूशन से, वो सब पाकिस्तान के आर्मी के हाथ में है। इसलिए पाकिस्तान की जो माली हालत है। दुर्रानी साहब, आपकी सारी बात से हम सहमत जरूर हैं, लेकिन बहुत सारी सी बातें हैं जिनसे ना इत्तेफाकी भी है। वो इसलिए भी है कि अपने मुल्क के चलते आप बहुत सारी बातें कह नहीं पा रहे हैं। जनरल सिन्हा भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं बतौर पाकिस्तान के अवाम के तौर पर, आप कैसे इसको महसूस करते हैं और क्या उम्मीद पाले बैठे हैं आप? देखिए, बात ये जैसे आपने बात की कि वही सेम आपको जो आपका जो पूरा फिक्र है वो मेरे लिए, मैं भी उसी कहता हूँ कि कुछ जो बातें आपने की हैं वो मेरे लिए भी डाइजेस्टेबल नहीं है, या मैं भी उनको कैटेगोरिकली उनको डिनाई करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने ये कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त, देखिए पाकिस्तान में जिस वक्त सिचुएशन है ये इस वक्त बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी है। पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की वजह से हुई थी। 2 दिन में पहले जो प्रॉब्लम हुए हैं, पहले दिन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं या आपकी पुलिस है या पैरामिलिट्री है, उन्होंने उन बंदों को कवर डाउन करना शुरू कर दिया, चीज़ों को उन्होंने शट डाउन करना शुरू कर दिया। अब अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब का जो सेंटर है लाहौर जो है, उसका जो आप कैपिटल कह सकते हैं, वो आज दिन में उन्होंने क्लियर कर दिया था। सिवाय एक रोड के जो कि इमरान खान साहब के घर की तरफ जाती है, उसके अलावा तमाम रोड्स ओपन थी और ट्रैफिक चलती रही। मैं आज सारा दिन बाहर फिरता रहा हूँ, लिहाजा मैं और सारी चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, अपनी आंखों से देखा है, लिहाजा मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं इसका एक विटनेस। आपके कहने से हम लोग भी अंदाजा हो रहा है ना कि पाकिस्तान की तस्वीरें लगातार हम लोग भी देख रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं जो लगातार आते हैं और उस पर हमारी नज़र रहती है। सर देखिए, मैं खुद भेजता हूँ आपकी जो प्रोडक्शन जो टीम है, और मेरा उनके साथ डेली बेसिस के ऊपर एक दफ़ा नहीं, दिन में 5-5, 6-6 दफ़ा मेरे उनके साथ रब्ता होता है। वो मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे न्यूज़ लेते हैं, मैं उनको यहाँ से वीडियो बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। चूँकि सिन्हा साहब ने याहिया खान और नूरजहां का जिक्र छेड़ दिया था, मैंने शुरुआत शो की उसी से की थी, तो मैं चाहता हूँ कि चलने से पहले आपको एक बार याहिया खान से मैं फिर जोड़ूँ। याहिया खान को लेडीज़ मैन कहा जाता था, कई महिलाओं के साथ उनकी दोस्ती थी। सिन्हा साहब सुनिएगा आप भी। उनकी सबसे नज़दीकी महिला जो दोस्त थी उनका नाम था अकलीम अख्तर।
उनको लोग जनरल रानी भी कहा करते थे, उसी नाम से मशहूर थी। मलका जो तरन्नुम थी नूर जहाँ, वो याह्या उनको नूरी कहते थे और वो याह्या को सरकार कहकर बुलाती थी। महिलाओं के साथ उनके संबंधों को लेकर एक बार बहुत बड़ी प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक ज़माने में पाकिस्तान में बीबीसी के संवाददाता थे ओवेन बेनेट। उनकी किताब है पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार ईरान के शाह पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए थे। जब उनके लौटने का समय आया तो उन्हें देर होने लगी। कारण ये था कि याह्या खान अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकल रहे थे। आखिर में जनरल रानी को मनाया गया कि आप अंदर जाइए बेडरूम में और जा कर के देखिए उनको और उनको बाहर लेकर के आइए। जब वो अंदर घुसी तो याह्या खान को उन्होंने बिस्तर पर पाकिस्तान की एक मशहूर गायिका के साथ पाया। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है, विदाई लेना चाहता है, विदा हो रहा है और पाकिस्तान का जो हुक्मरान है वो अपने बेडरूम में पाकिस्तान की एक मशहूर गायिका के साथ सोया हुआ है। पाकिस्तान अगर आज की तारीख में यहाँ खड़ा है तो उसका कारण सिर्फ एक नहीं है, बल्कि इस तरह कई याह्या खान भी हैं। आज जरसत में बस इतना ही। कल मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए आप दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।